गुड इवनिंग क्लास। आज का जो हमारा टॉपिक है वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक फ्रॉम द सब्जेक्ट स्टैटिस्टिक्स। आज हम बात करने वाले हैं नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में, जेड डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में। नॉर्मेलिटी की वीडियो मैंने आपको पहले दे दी है। उस वीडियो का थोड़ा बहुत पार्ट मैं यहाँ पे ब्रीफली डिस्कवर करूँगा, आपके साथ डिस्कस भी करूँगा। और शुरू करते हैं नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। तो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कोई इतना बड़ा हवा नहीं है। सपोज करते हैं हमारे पास एक डेटा सेट है। एक डेटा सेट हम ले लेते हैं, जहाँ पे हम ले लेते हैं हाइट। कितने बच्चों की? 10 बच्चों की हाइट ले लेते हैं। सपोज करते हैं हमने हाइट लिया 155 सेंटीमीटर, 150, 180, 165, 190, 180 एंड सो ऑन। हमने 10 बच्चों की हाइट ली। इन 10 बच्चों की हाइट को मैं क्या करता हूँ, मैं ग्राफिकल उस पर डालता हूँ। तो मैं ग्राफिकल में जैसे हिस्टोग्राम बना लेता हूँ, उसका बार ग्राफ बना लेता हूँ, कुछ भी बना लेता हूँ। तो मैं उसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करता हूँ। तो आपको अलग अलग ऐसे देखने को मिलेंगे, 155, 150, 180, 165, 190। तो आप क्या कर सकते हो, आप अपना जो डेटा सेट है उसको क्या कर सकते हो, विजुलाइजेशन के लिए ऐसे एक ग्राफ में, हिस्टोग्राफ में रिप्रेजेंट कर सकते हो। बट इस डेटा सेट को आप क्या कहेंगे, अगर मैं कहता हूं कि इसको हम एक आइडियल कंडीशन में देखते हैं। आइडियल कंडीशन में क्या देखते हैं? कहा यह जाता है कि जब आपका डेटा सेट 30 से ज़्यादा हो जाए, मतलब आपके पास सैंपल 30 से ज़्यादा हो जाए, तो वो सैंपल आपका मॉडरेट टू लार्ज की तरफ चला जाता है। मतलब जब आपका सैंपल साइज 30 से ज़्यादा हो जाए तो वो मॉडरेट टू लार्ज की तरफ चला जाता है। बट अगर आपका सैंपल साइज 30 से कम है तो उसको हम कहते हैं स्मॉल सैंपल। आगे चल के आप स्मॉल सैंपल और लार्ज सैंपल के अलग अलग टेस्ट भी देखोगे। बट अभी के लिए आप ये समझो कि अगर आपका सैंपल साइज 30 से ज़्यादा है तो यहाँ पे एक थ्योरम पढ़ाई जाती है जिसको हम कहते हैं सेंट्रल लिमिट थ्योरम। क्या कहा कहते हैं उसको हम? सेंट्रल लिमिट थ्योरम। सेंट्रल लिमिट थ्योरम ये कहती है कि जब आपका डेटा साइज 30 से ज़्यादा हो गया है तो वो एक पर्टिकुलर शेप में आएगा। किस में आएगा? एक पर्टिकुलर शेप में आएगा, जिसको हम कहेंगे या तो नॉर्मल कर्व कहेंगे, या फिर उसको हम कहेंगे आइडियल कर्व, या फिर उसको हम कहेंगे गॉसियन कर्व, या फिर उसको हम कह देते हैं बेल शेप कर्व, कुछ भी कह देते हैं। मतलब इसको आप ऐसे समझिए, व्हेन द सैंपल साइज और डेटा सेट इज अबव 30 देन इट टेंड्स टू टेक अ शेप, कि वो एक शेप में आता है। उस शेप को हम क्या कहते हैं? उस शेप को हम कहते हैं नॉर्मल कर्व, आइडियल कर्व, गॉसियन कर्व, बेल शेप कर्व। ठीक है। अब ये बेल शेप कर्व या फिर जो ये नॉर्मल कर्व है, ये आता कैसे है? एक नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का हम किसके अराउंड देखेंगे डिस्ट्रीब्यूशन? हम डिस्ट्रीब्यूशन देखेंगे उसके मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन के अराउंड। किसके अराउंड देखेंगे? मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन के अराउंड। ठीक है। जैसे कि मैंने आपको पहले भी कई बार क्लासेस में बताया है, ये पॉपुलेशन है, ये सैंपल है। तो सैंपल के लिए हम अगर मीन की बात करते हैं तो मीन को रिप्रेजेंट करते हैं हम एक्स बार से, और स्टैंडर्ड डेविएशन को रिप्रेजेंट करते हैं हम स्मॉल एस से। बट जब हम बात करते हैं पॉपुलेशन की, तब हम मीन को रिप्रेजेंट कर देते हैं म्यू से, और स्टैंडर्ड डेविएशन को रिप्रेजेंट करते हैं सिग्मा से। तो यहाँ जो ये फॉर्मूला लिखा हुआ है, इसमें ये फॉर्मूला दिया हुआ है पॉपुलेशन के लिए। मतलब एज द सैंपल टेंस टू बी ग्रेटर देन 30, तो हम कहते हैं कि एक पॉपुलेशन का साइज हो रहा है, बड़ा होता जा रहा है, सैंपल बड़ा होता जा रहा है, और पॉपुलेशन में अल्टीमेटली कन्वर्ट हो जाएगा। अब सपोज करते हैं हमारे पास 100 डेटा है। 100 डेटा को आप अलग अलग लिख सकते हैं। 1000 डेटा है, आप उसको अलग अलग लिख सकते हैं। बट जब आप डेटा हैंडलिंग करेंगे, आपके पास 1 लाख डेटा आ गया, तब आप उसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? आ रही बात समझ में? तब भी वो कर्व इसी शेप में आएगा, बट यहाँ पे हम क्या करेंगे, हम सिर्फ एक मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन के बेसिस पे एक पूरा कर्व बना सकते हैं कि उस कर्व की शेप कैसी होगी, क्या होगी। हमें कुछ नहीं करना होता है। ये जो इक्वेशन आपके सामने लिखी हुई है, 1/सिग्मा √2 पाई एप्सिलॉन नॉट 1/-1/2 एक्स माइनस म्यू अपॉन सिग्मा का स्क्वायर। ठीक है। अब सपोज करते हैं मेरे पास कितनी वैल्यूज हैं? मेरे पास बहुत सारी वैल्यूज हैं। ठीक है। x1, x2, x3, x4 और xn, बहुत सारा बड़ा डेटा सेट है मेरे पास।
अब इस डेटा सेट में मैंने हाइट को मेज़र किया है। किसको मेज़र किया है? हाइट को मेज़र किया है। अब इस डेटा सेट में जो इसकी मीन हाइट आई है वो कितनी आई है? 170 सेंटीमीटर। और जो स्टैंडर्ड डेविएशन आया पॉपुलेशन का वो है 10 सेंटीमीटर। मतलब कि हम मान लेते हैं हमने 1 लाख बच्चों का डेटा लिया, उसमें उनकी मीन हाइट कितनी थी? 170 सेंटीमीटर। और सिग्मा था 10 सेंटीमीटर। अब सपोज करते हैं मैं एक वैल्यू उठा लेता हूँ। एक वैल्यू मैं उठा लेता हूँ X15, और वो वैल्यू कितनी है? 180। अब यहाँ पे एक प्रोबेबिलिटी का खेल ये आता है। मैं ये देखना चाहता हूँ कि अगर रैंडमली मैं एक बच्चे को सेलेक्ट करता हूँ, मैं रैंडमली एक बच्चे को सेलेक्ट करता हूँ और मैं देखना चाहता हूँ कि उसकी हाइट 180 है या नहीं है, तो उसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी? हमारी बात समझ में? मतलब मैं एक बच्चे को सेलेक्ट करता हूँ, उसका नंबर दे देते हैं, हम सपोज करते हैं 105। मैं देखता हूँ 155 सेंटीमीटर का बच्चा चाहिए। अब मेरा क्या रिक्वायरमेंट है? 155। तो 1 लाख बच्चों में से 155 सेंटीमीटर हाइट का बच्चा मैं सेलेक्ट कर लूँ 1 लाख बच्चों में से, उसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी? उसको हम यहाँ से निकाल सकते हैं। कैसे? हमें कुछ नहीं करना है। हमें गिवन कितना है? मीन हाइट और स्टैंडर्ड डेविएशन गिवन है। इन दोनों वैल्यूज को हमें पुट करना है इस वाली इक्वेशन में। सपोज करते हैं हमें क्या कैलकुलेट करना है? हमें कैलकुलेट करना है 180 सेंटीमीटर का बच्चा हम एक सैंपल में से ड्रॉ कर सके, उसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी। इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि आज सर क्लास लेंगे या नहीं लेंगे, तो आप कहेंगे कि मैं 95% श्योर हूँ कि सर क्लास लेंगे। आप 80% श्योर हो सकते हैं, 50% श्योर हो सकते हैं। तो यहाँ पे आपको ये देखना है कि आपकी क्या प्रोबेबिलिटी है कि आप 180 सेंटीमीटर का बच्चा ही सेलेक्ट करेंगे, तो उसकी प्रोबेबिलिटी हम निकालते हैं यहाँ पे। तो हमें कुछ नहीं करना है, यहाँ पे मीन हाइट और स्टैंडर्ड डेविएशन को इस फॉर्मूले में डालना है। तो हमारे लिए एक्स क्या हो गया? 180। हमें 180 सेंटीमीटर वाला बच्चा देखना है, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी। तो सिग्मा की जगह 10 आ गया। ठीक है, एक्स की जगह 180 आ चुका है, और म्यू की जगह 170 आ गया। ये मेरा फॉर्मूला इस वे में लिखा जाएगा। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं। जब मैं इसको सॉल्व करता हूँ, एक्सपोनेंशियल वैल्यू को जब मैंने सॉल्व किया और इसको सॉल्व किया, टोटल F80 की वैल्यू आती है 0.0242। जब मैं नॉर्मल कर्व में देखता हूँ तो मीन हाइट तो कितनी थी? 180, 170, और मेरे को एक्स फाइंड करना था 180 वाला। अब मुझे यहाँ पे एक चीज़ पता लगती है। मुझे क्या पता लगता है कि अगर मुझे 180 सेंटीमीटर का बच्चा सेलेक्ट करना है आउट ऑफ 1 लाख पीपल, और मैं एक बच्चा सेलेक्ट करूंगा, तो उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? 0.0242। आ रही है बात समझ में? मतलब ऑलमोस्ट 2.4%। कितनी परसेंट? 2.4%। मतलब कि आप कोई भी वैल्यू ले सकते हैं, कोई भी वैल्यू ले सकते हैं। बस शर्त ये होनी चाहिए कि उसका मीन कितना हो। उसका मीन होना चाहिए कितना? 170, और स्टैंडर्ड डेविएशन होना चाहिए 10। ऐसे करके आप क्या कर सकते हो? पूरे डिस्ट्रीब्यूशन में से किसी भी पॉइंट पे किसी भी डेटा सेट की प्रोबेबिलिटी निकाल सकते हो कि वो कहाँ पे लाई करेगा। एक और एग्जांपल ले लेते हैं। अब मुझे फाइंड करना है F155। सेम 1/2 पाई। फॉर्मूला क्या है हमारा? सिग्मा/2 पाई। अब मुझे कुछ नहीं करना है। एक्स हो गया 155, म्यू हो गया 170, और सिग्मा हो गया 10। इन वैल्यूज को यहाँ पुट करनी है। तो मुझे F155 की वैल्यू मिलती है इस कर्व पे, कहाँ पे? यहाँ पे। तो 1 लाख में से मैं 155 सेंटीमीटर के बच्चे को सेलेक्ट करूंगा, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है? 1.3%। तो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की खूबसूरती यही है कि ये हमें बताएगा कि आपके पास डेटा सेट बड़ा होगा तो वो उसकी पोजीशनिंग बता देगा, मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन के अराउंड कहाँ पे है। प्लस वो ये बता देगा हमें कि कितनी प्रोबेबिलिटी होगी अगर हम उस वैल्यू को सेलेक्ट करेंगे। इसलिए इसको हम कहते हैं नॉर्मल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, या फिर नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की प्रॉपर्टीज कई बार एग्जाम में पूछी जाती हैं। पहली प्रॉपर्टी क्या है? पहली प्रॉपर्टी ये कहती है कि ये कर्व सिमेट्रिकल है। बायलेटरल सिमेट्रिकल मतलब कि जब आप एक हाथ पे अपना दूसरा हाथ रखते हैं तो आपको एक ही हाथ दिखता है, दूसरा दिखता नहीं है। मतलब
दोनों की सिमेट्री सेम है। अगर कर्व को मैं बीच में से काटूंगा और ओवरलैप करूंगा, तो वो ओवरलैप्ड वाला हिस्सा लैप्ड वाले हिस्से को कवर कर लेगा। इसका मतलब क्या है कि अगर ये नॉर्मल कर्व है, ठीक है, और ये इसका मिड पॉइंट है, इस मिड पॉइंट पे मीन, मीडियन और मोड, ये तीनों लाई करेंगे। और अगर मैंने इसको यहां से कट किया, इसको मैंने यहां से कट करके यहां पे रखा, तो मुझे सिर्फ आधा कर्व दिखेगा, क्योंकि ये बायलेटरल सिमेट्रिकल है। मीन मीडियन मोड बीच में लाई करेंगे। प्लस यहाँ पे ये कहा जाता है कि ये जो कर्व है इन्फिनिटी पे जाता है। कहाँ जाता है? कर्व कहाँ जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट है, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक जाता है। और ये कहा जाता है कि ये कर्व एट द एंड इन्फिनिटी पे जाके यहाँ पे ज्वाइन कर लेता है। इसलिए इस कर्व को हम कहते हैं एसिम्प्टोमेटिक। मतलब कहीं दूर तक जाएगा, बट हमें लगेगा कि ये टच होएगा, बट ये टच नहीं करेगा, पास में रहेगा। ठीक है, मतलब इट टेंड्स फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी। इस कर्व की खास बात यह है कि इसका जो एरिया होता है, हम हमेशा मान के चलते हैं इस कर्व का एरिया या तो 1 है या 100% है। मतलब इस कर्व के नीचे टोटल एरिया क्या होगा, या तो 1 लिखेंगे या फिर हम 100% लिखेंगे। अगर मैं 1 लिखूंगा तो एरिया कैसे डिवाइड हो जाएगा मेरा? एरिया डिवाइड हो जाएगा 0.5 और 0.5। एरिया कभी नेगेटिव नहीं होता है, बस वो उसकी डायरेक्शन है। अगर मैं कर्व को परसेंट में लिखूंगा तो कैसे लिख सकता हूँ? 50%, 50%। ठीक है, तो एरिया अंडर द कर्व इज ऑलवेज 1 और 100%। एक और यहाँ पे आपका प्रॉपर्टी है जो एग्जाम में पूछी जाती है। क्वार्टाइल डेविएशन ऑफ दिस नॉर्मल कर्व इज ऑलवेज 2/3। ये लिख लो, क्वार्टाइल डेविएशन ऑफ नॉर्मल कर्व इज ऑलवेज 2.3। ठीक है, और प्रॉपर्टी क्या होती है इसकी? इसकी प्रॉपर्टी एक ये भी है, देखो, अगर मैं यहाँ पे एक पॉइंट लेता हूँ, ये P1 पॉइंट, इस पॉइंट को मैं कहूंगा पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। क्या कहूंगा? पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन का मतलब क्या होता है? पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन का मतलब ये होता है कि इस पॉइंट से पहले कर्व क्या था? कॉनकेव था। और इस पॉइंट के बाद, पॉइंट के बाद ये कर्व कैसा हो गया? कॉन्वेक्स हो गया। ठीक है, आप कहीं पे भी कोई भी पॉइंट मार्क कर देंगे, तो आप ऐसा देखेंगे कि पॉइंट से पहले का हिस्सा कॉनकेव है और उसके बाद का हिस्सा कॉन्वेक्स है। आ रही बात समझ में? ये देखो, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन क्या हो गया? पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन हो गया कर्व के ऊपर एक ऐसा पॉइंट जिससे पहले का कर्व कैसा होगा? कॉनकेव, उसके बाद का हिस्सा कॉन्वेक्स। इस पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन को हम हमेशा रिप्रेजेंट करेंगे म्यू प्लस माइनस सिग्मा। म्यू प्लस माइनस सिग्मा। ठीक है, अब इसकी प्रॉपर्टीज और बताता हूं। पहले एक और प्रॉपर्टी बता देता हूं कि जब हम नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ेंगे, तो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के दो पैरामीटर्स होते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट दो पैरामीटर्स होते हैं। पहला पैरामीटर होता है आपका मीन, और दूसरा पैरामीटर होता है वेरिएंस। पहला पैरामीटर क्या है? मीन। और दूसरा पैरामीटर क्या है? वेरिएंस। वेरिएंस कुछ नहीं है, स्टैंडर्ड डेविएशन का जब आप स्क्वायर कर देते हो, डेट इज वेरिएंस। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के दो पैरामीटर्स होते हैं, मीन एंड वेरिएंस। एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं। अच्छा, अब मैं मान के चलता हूं म्यू प्लस 1 सिग्मा और म्यू 1 माइनस सिग्मा। मैंने क्या किया? अगर ये नॉर्मल कर्व है, ठीक है, अगर ये आपका नॉर्मल कर्व है, ये आपका क्या है? म्यू, मीन, और यहाँ पे क्या आपका? सिग्मा। ठीक है, अब मैं कहता हूँ म्यू आपका 0 है, बट जब आपका इस तरफ बढ़ेंगे तो ये पॉजिटिव है, और इस तरफ बढ़ेंगे तो ये आपका नेगेटिव है। जब आप एक यूनिट बढ़ते हैं यहाँ पे, कहाँ पे बढ़े? एक यूनिट बढ़े पॉजिटिव की तरफ, और एक यूनिट बढ़े आप नेगेटिव की तरफ। मतलब आपने एक सिग्मा डिस्टेंस ट्रैवल किया यहाँ पे, और एक सिग्मा मतलब एक स्टैंडर्ड डेविएशन का डिस्टेंस ट्रैवल किया आपने यहाँ पे। बट ये था पॉजिटिव की तरफ, ये हो गया नेगेटिव की तरफ। अब मैं इसको लिखता हूँ म्यू माइनस सिग्मा
और म्यू प्लस सिग्मा। इस इतने एरिया को हम रिप्रेजेंट करते हैं कितने परसेंट से? हम इसको करते हैं 68% एरिया से। मतलब जब आप मीन से एक सिग्मा इधर जाएंगे, एक सिग्मा इधर आएंगे, तो 68% का डिस्टेंस आप देख पाएंगे। जब आप दो सिग्मा यूनिट का देखेंगे, म्यू माइनस टू सिग्मा, म्यू प्लस में टू सिग्मा, तो आपका डिस्टेंस कितना हो जाएगा? आपका डिस्टेंस हो जाएगा 95%। ठीक है। अगर मैं यहाँ पे देखता हूँ कितना, म्यू माइनस थ्री सिग्मा और म्यू प्लस थ्री सिग्मा, मतलब अब मैंने तीन सिग्मा यूनिट यहाँ पे गया, तीन सिग्मा यूनिट यहाँ पे गया, तो टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा यहाँ पे? 99.7। ये सिर्फ क्या है, परसेंटेज बता रहा है कि एक सिग्मा यूनिट में कितना हुआ, दो में कितना हुआ, तीन में कितना हुआ। और ये इतनी बार एग्जाम में पूछा गया है कि पूछो मत। ठीक है, इसका एक न्यूमेरिकल करके दिखाता हूँ, आपको समझ में आ जाएगा। जैसे हम मानते हैं कि यहाँ पे हमारे पास हाइट कितनी है, हाइट मान लेते हैं 170 सेंटीमीटर मीन हाइट है, और स्टैंडर्ड डेविएशन कितना है? 10 सेंटीमीटर। अब मैं ये देखना चाहता हूँ कि 68% पॉपुलेशन का लोएस्ट पॉइंट और हाईएस्ट पॉइंट कितनी है, मतलब 68%। अगर मैं देखूं कि 68% नेगेटिव की तरफ और पॉजिटिव की तरफ कितना आता है एरिया, तो मुझे पता है कि म्यू माइनस वन सिग्मा और म्यू प्लस वन सिग्मा ये एरिया आता है। तो इसको सॉल्व करते हैं। म्यू कितना है आपका? म्यू है आपका 170 माइनस 10 और 170 प्लस 10। ठीक है, 160 सेंटीमीटर और 180 सेंटीमीटर। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि इस पूरे नॉर्मल कर्व में अगर मीन कितना 170 सेंटीमीटर दिया हुआ है और स्टैंडर्ड डेविएशन 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो उस टोटल पॉपुलेशन का 68% कहाँ से कहाँ तक होगा? 160 सेंटीमीटर से 180 सेंटीमीटर तक। अगर मैं यहाँ पे देखना चाहूँ म्यू टू सिग्मा और म्यू टू सिग्मा, ये हो गया मेरा 95%। अब मैं देखना चाहता हूँ मेरी 95% पॉपुलेशन कहाँ से कहाँ तक है। तो यहाँ मैं क्या करूँगा? 170 माइनस 20, 170 प्लस 20, तो यहाँ मुझे मिल जाएगा 150 सेंटीमीटर और 190 सेंटीमीटर। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि मेरी 95% पॉपुलेशन कहाँ से कहाँ तक है? 150 से लेके 190 के बीच में है। इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि अगर आप रैंडमली एक सब्जेक्ट को सेलेक्ट करेंगे, तो उसकी हाइट ऑब्वियसली 95% 150 से लेके 190 के बीच में होगी। आ रही बात समझ में? सेम एज जब आप इसको निकालेंगे थ्री सिग्मा के लिए, तब आपका डेटा हो जाएगा 140 से लेके 200 तक का। ठीक है, ऐसे क्या करते हैं आप? नॉर्मल कर्व की प्रॉपर्टीज को इस्तेमाल करते हैं क्वेश्चंस के अंदर। मैंने आपको बताया था कि ये कर्व सिमेट्रिकल है। सिमेट्रिकल का मतलब क्या है? कि अगर आप उसको आधा काटेंगे तो उसके ऊपर आएगा वो, और वो ओवरलैप होके दिखेगा नहीं। जैसे कि ये सिमेट्रिकल एग्जांपल हैं, जैसे गेट, ग्रीन बोर्ड, पेयर ऑफ ग्लासेस, ग्लास। ये क्या है? अगर आप बीच में से काटोगे और एक दूसरे के ऊपर रखोगे, तो यू विल नॉट सी द अदर पार्ट, यू विल सी ओनली वन पार्ट। नॉन सिमेट्रिकल का मतलब क्या है? कि शेप डिफरेंट है अपर और लोअर हाफ में, तो वो अलग अलग दिखेंगी। जैसे कि अगर मैं अपने हाथ पे क्या करूं, एक फोन रखूं, तो इस फोन की शेप अलग है और मेरे हाथ की शेप अलग है, तो आपको मेरा थंब दिखेगा, फिंगर्स दिखेंगी, क्योंकि ये एक सिमेट्री में नहीं है। ऐसे ही हम क्या करते हैं, जब हमारे पास कोई डेटा आता है, हमारे पास सपोज करते हैं डेटा आ गया 50 बच्चों का, मैंने क्या किया है, हॉकी 50 हॉकी प्लेयर्स का मैंने क्या किया है, एक्सप्लोजिव स्ट्रेंथ लिया है। अब मेरे पास 50 बच्चों का डेटा है, तो मैं ये देखना चाहता हूँ कि मेरा डेटा जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में आता है या नहीं आता है, कि उसका मेन सिग्मा इस डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर फॉल करेगा या नहीं करेगा, आइडियल है या नहीं है। मतलब आप अपने डेटा को आइडियल डेटा या फिर आइडियल कर्व के साथ क्या कर रहे हो, कंपेयर करके देखना चाहते हो कि वो उस शेप में आता है या नहीं आता है। तो आप उसके लिए क्या करेंगे? आपके पास 50 प्लेयर हैं, तो आप पहले प्लेयर का डिस्ट्रीब्यूशन निकालेंगे, कहाँ आ रहा है, दूसरे प्लेयर का डिस्ट्रीब्यूशन में देखेंगे कहाँ आ रहा है। ऐसे करके आप पूरे 50 प्लेयर्स का डिस्ट्रीब्यूशन में क्या करेंगे, डेटा चेक करेंगे कि वो किस शेप में आ रहा है।
तो आप कंपैरिजन करेंगे कि मेरे डेटा की शेप कैसी है और आइडियल डेटा की कैसी शेप है। अगर आपके डेटा की शेप और आइडियल डेटा की शेप सेम है तो मैं कहूँगा जो आपका डेटा है नॉर्मल है। इसका मतलब आपका जो सब्जेक्ट्स हैं 50, वो कुछ 25 लोअर हाफ की तरफ है और 25 हायर हाफ की तरफ है। तो ऐसे आप क्या करते हैं, अपने डेटा को टेस्ट करते हैं कि जो मेरा ऑब्टेन डेटा है दैट इज सिमिलर टू आइडियल डेटा और नॉट। उस चीज को हम कहते हैं नॉर्मल टेस्ट। क्या कहते हैं? नॉर्मैलिटी टेस्टिंग। आ रही बात समझ में? तो नॉर्मैलिटी टेस्टिंग के अंदर हम क्या करते हैं, एक डेटा सेट को सिर्फ आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हैं दैट इट फॉलोज द पैरामीटर्स और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ आइडियल कर्व और नॉट। तो यहाँ पे हम दो चीज़ें चेक करते हैं हमेशा। मैंने आपको वीडियो डिटेल में दे दी है, आप चाहें तो उसको दोबारा देख के मेरे से डाउट भी पूछ सकते हैं। हम कैसे चेक करते हैं? हम मोमेंट्स चेक करते हैं। क्या चेक करते हैं? हम मोमेंट्स चेक करते हैं। मोमेंट्स क्या है? मोमेंट्स होते हैं आपके स्टैटिस्टिकल टूल्स। क्या है? ये आपका एक स्टैटिस्टिकल टूल है जिसके अंदर हम एक डेटा सेट की चार चीजें चेक करते हैं। पहला होता है उसका मीन, दूसरा होता है उसका वेरिएंस, तीसरा होता है उसका स्क्यूनेस मतलब सिमेट्रिसिटी, और चौथा होता है क्यूटोसिस। आ रही बात समझ में? तो हम नॉर्मेलिटी को स्क्यूनेस और क्यूटोसिस से नोट करते हैं हमेशा। ठीक है? और ये स्क्यूनेस और क्यूटोसिस क्या है? मोमेंट्स हैं, थर्ड मोमेंट और फोर्थ मोमेंट। ये क्या है? ये पैरामीटर्स हैं टू चेक दैट योर डेटा इज फॉलोइंग द आइडियल कर्व प्रॉपर्टीज और नॉट। ठीक है? आप वीडियो में जाके देखेंगे तो आपको समझ में आएगा, मैंने उसमें डिटेल में एक्सप्लेन किया है, बट अभी मैं हाल फिलहाल आपको ये समझा देता हूँ कि स्क्यूनेस जो होती है ये कर्व की सिमेट्रिसिटी मेजर करती है कि मेरा कर्व कितना सिमेट्री में है, मतलब कितना आगे पीछे है। मतलब अगर ये नॉर्मल कर्व है और ये मेरा डेटा है, ये कितनी दूर है। सपोज करते हैं ये नॉर्मल डेटा है, ये मेरा डेटा है, ये इसको कितना ओवरलैप कर रहा है, कितना उसकी शेप में आ रहा है। तो इसको हम कहते हैं सिमेट्रिसिटी, एक दूसरे के ऊपर कितना क्लियर कट आ रहा है। अगर ये आइडियल कर्व है, अगर ये आपका आइडियल कर्व है, तो मेरा जो डेटा है, ऑब्टेन डेटा है, उसका भी कर्व ऐसा ही होना चाहिए। तभी मैं कहूंगा कि दोनों सिमेट्री हैं। ठीक है? स्क्यूनेस क्या मेजर करता है? सिमेट्रिसिटी। अगर स्क्यूनेस सिमेट्रिसिटी को मेजर करता है और अगर आपका एबनॉर्मलिटी आती है, डेटा आपका नॉर्मल नहीं है, तो आपको दो चीजें देखने को मिलेंगी। या तो आपका डेटा ऐसा हो जाएगा या फिर आपका डेटा ऐसा हो जाएगा। ये डेटा की टेल हो गई। अगर आपके डेटा की टेल क्या है, राइट की तरफ है, अगर आपकी डेटा की टेल राइट की तरफ है तो उसको मैं कहूंगा पॉजिटिव स्क्यूनेस, और टेल नेगेटिव की तरफ है तो मैं इसको कहूंगा नेगेटिव स्क्यूनेस। ठीक है? और अगर बिल्कुल पॉजिटिव और नेगेटिव नहीं है, तो अगर बिल्कुल डेटा आपका क्या है, ना नेगेटिव की तरफ है ना पॉजिटिव की तरफ है, तो मैं कहूंगा डेटा आपका नॉर्मल है। ठीक है? यहाँ पे देख सकते हैं इसको। ये हो गया आपका नेगेटिव की तरफ और ये हो गया आपका पॉजिटिव की तरफ। ठीक है? ये हो गया आपका नॉर्मल। समझ रहे हो? अब देखो मैं यहाँ पे आपके लिए नॉर्मल कर्व बना देता हूँ तो आपको समझ में आएगा। ये देखिए। ठीक है? जब आपका डेटा पॉजिटिवली स्क्यूड होगा तो आप हमेशा याद रखिएगा कि आपका मीन विल बी ग्रेटर देन मीडियन विल बी ग्रेटर देन मोड। तो मीन सबसे ज्यादा बड़ा होगा पॉजिटिव स्क्यूनेस में। एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है कि जब कर्व आपका पॉजिटिवली स्क्यूड होता है तो मीन इज ग्रेटर देन मीडियन एंड मोड। देखो मीन आगे है, फिर मीडियन है, फिर मोड है। अगर नेगेटिवली स्क्यूड है, आपका नेगेटिवली स्क्यूड है, तो यहाँ पे आपका मोड ज्यादा होगा, फिर मीडियन होगा, और सॉरी साइन दूसरा हो जाएगा, और फिर आपका मोड होगा। तो नेगेटिवली स्क्यूड में मोड सबसे ज्यादा होता है आपका। ठीक है? क्योंकि ये नेगेटिव की तरफ है। ठीक है? स्क्यूनेस मेजर करता है सिमेट्रिसिटी और क्यूटोसिस मेजर करता है फ्लैटनेस। फ्लैटनेस को मेजर करने के लिए हम कैसे मेजर करते हैं कि नॉर्मल कर्व कितना है। अगर नॉर्मल कर्व से ऊपर की तरफ डेटा जा रहा है तो मैं कहूँगा, जैसे कि अगर डेटा इधर है, नॉर्मल कर्व से ऊपर की तरफ है, तो मैं कहूँगा कि डेटा एक ही जगह कंसंट्रेटेड है। और डेटा कैसा है?
बिल्कुल फ्लैट लाइन में है तो मैं कहूँगा कि यहाँ तो डेटा कंसंट्रेटेड था, और यहाँ पे फ्लैट है, तो इसका मतलब क्या कहूँगा, बहुत ज़्यादा एक्सेसिवली डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो जब आपका डेटा एक्सेसिवली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है उसको हम कहते हैं, क्या कहते हैं, प्लेटोकर्टिक। और जब आपका डेटा बहुत ज़्यादा कंसंट्रेटेड है मीन के पास, उसे हम कहते हैं लेप्टोकर्टिक। ठीक है, वीडियो देखेंगे उसमें अच्छे से समझाया हुआ है। ठीक है। टेस्ट कैसे करते हैं नॉर्मेलिटी का, तो ग्राफिकली अगर आपको टेस्ट करना है नॉर्मेलिटी का तो आप हिस्टोग्राम से चेक कर सकते हैं, क्यूक्यू प्लॉट से चेक कर सकते हैं, है ना। और भी बहुत सारे मेथड होते हैं, जैसे कि आपका स्टेम एंड लीफ टेस्ट होता है, आपका बॉक्स प्लॉट होता है। ये सारे टेस्ट आपके एसपीएसएस में होते हैं। क्यूक्यू प्लॉट होता है, कोटाइल कोटाइल प्लॉट, पीपी प्लॉट होते हैं। इनसे भी आप क्या कर सकते हो, ग्राफिकली चेक कर सकते हो कि आपका डेटा नॉर्मल है या नहीं है। स्टैटिस्टिकली आप दो तरीके से टेस्ट कर सकते हो, तीन तरीके से टेस्ट कर सकते हो। एक है आपका शेप्रियो विल्क, दूसरा है कॉल्मोग्रोव, तीसरा है आपका एडरसन डार्लिंग टेस्ट। ठीक है। एक और पुराना मेथड होता था, स्क्यूनेस शुड बी 2 टाइम्स द कुर्टोसिस। ठीक है, इससे भी आप चेक कर सकते हो। ये आपके क्या हैं, तरीके हैं चेक करने के, एग्जाम में पूछा जा सकते हो तो आपको पता होना चाहिए। ठीक है। अच्छा, अगर आपसे ऐसा भी पूछा जा सकता है एग्जाम में, देखो, अगर नेगेटिव स्क्यूनेस है तो आपका आंसर होगा -1। पॉजिटिव स्क्यूनेस है तो आपका आंसर होगा +1। अगर नॉर्मली है आपका डेटा तो होगा 0। ठीक है। अगर हम बात, ये थी बात स्क्यूनेस की, बात करते हैं क्यूटोसिस की। अगर आपको क्यूटोसिस चेक करनी है, आपका β = 3 हम कहेंगे नॉर्मल कर्व। नॉर्मल का नाम क्या है, मेसोकर्टिक। अगर बीटा आपका क्या है, >3 है, तो इसको हम कहेंगे लेप्टोकर्टिक। मतलब स्कोर क्या है, एक जगह कंसंट्रेटेड है। अगर आपका β <3 है तो हम कहेंगे प्लेटोकर्टिक, डेटा बहुत ज़्यादा एक्सेसिवली फैला हुआ है। तो एग्जाम में पूछा जाता है मैच द कॉलम में β = 3, तो आपको मैच करना रहेगा कि कुटोसिस है क्या है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन और जेड डिस्ट्रीब्यूशन में अंतर क्या है। देखो, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर हम म्यू और सिग्मा को पैरामीटर मानते हैं, बट जेड डिस्ट्रीब्यूशन में हम फिक्स कर देते हैं कि म्यू हमारा 0 होगा, स्टैंडर्ड एविएशन हमेशा 1 होगी। ठीक है ना। अगर ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है, ठीक है, तो यहाँ पे म्यू और सिग्मा इसके पैरामीटर हैं। और नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है, इसके अंदर क्या होगा, म्यू, सॉरी, ये आपका नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है, ये आपका जेड डिस्ट्रीब्यूशन है। जेड डिस्ट्रीब्यूशन में आपका म्यू हमेशा 0 होगा और सिग्मा हमेशा 1 होगा। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन -∞ से +∞ की तरफ जाता है, और आपका जेड डिस्ट्रीब्यूशन हमेशा -3 टू +3 जाता है। यहाँ पे एरिया फिक्स हो गया है। एरिया यहाँ पे भी आपका 1 या 100% मेजर करते हैं, यहाँ पे भी 1 या 100% मेजर करते हैं, बट यहाँ पे -∞ टू +∞ है, और ये -3 टू +3 है। ये एग्ज़ाम आप ये मान, ये वाला जो पॉइंट अभी मैंने आपको बताया, कॉन्सेप्ट अभी बताया है, ये आपका यूपी असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्ज़ाम के अंदर पूछा गया था। ठीक है। और आपका राजस्थान असिस्टेंट प्रोफेसर के अंदर भी ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था। तो जिस तरीके का आप एग्जाम देते हैं वहां पे आपको उसी तरीके के क्वेश्चंस मिलते हैं। ठीक है। बाकी सब कुछ सेम है, बस इतना सा डिफरेंस होता है। इक्वेशन में भी ज़्यादा अंतर नहीं होता है। हम यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे सिंपल सी चीज़ ये होती है कि ये जो आपका F(1/σ2π∈0 x-μ/2σ², यहाँ पे ये होता है आपका नॉर्मल कर्व की इक्वेशन। और जो आपका जेड डिस्ट्रीब्यूशन की इक्वेशन होती है, हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक्स को नहीं लेते हैं, हम यहाँ पे जेड को लेके चलते हैं। जेड का मतलब क्या है, जेड का मतलब ये है कि हम डेटा को कन्वर्ट कर देते हैं स्टैंडर्ड स्कोर में। जेड डिस्ट्रीब्यूशन में हम क्या करते हैं, हम स्टैंडर्ड स्कोर में कन्वर्ट कर देते हैं। स्टैंडर्ड स्कोर में कैसे, ये देखो, 1/2π∑ -z² /2। ठीक है। अभी कैसे किया है, थोड़ा सा अगर मैं बताऊं तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, x - μ
सिग्मा, इसका भी स्क्वायर, इसका भी स्क्वायर। ठीक है। अब याद रखना, जेड स्टैंडर्ड स्कोर जो होता है आपका, उसका फॉर्मूला क्या होता है? स्टैंडर्ड स्कोर का फॉर्मूला होता है, लिख लेना, एग्जाम में पूछा गया है, जेड इक्वल टू एक्स माइनस म्यू अपॉन सिग्मा। अब इसको सॉल्व करके दिखाता हूँ, एक्स माइनस म्यू अपॉन सिग्मा। यहाँ पे सॉल्व करते हैं, कहीं खाली जगह मिले तो। चलो यहाँ सॉल्व करते हैं। सपोज करो मेरे पास 100 बच्चों का क्या है, वेट का डेटा है। ठीक है। वेट मैं केजी में मेजर करता हूँ। ठीक है। मेरे पास मीन है वेट का 60 केजी। और स्टैंडर्ड डेविएशन कितना है? स्टैंडर्ड डेविएशन ले लेते हैं हम 20 केजी। आज सपोज करते हैं मेरे पास कितने सब्जेक्ट हैं, X1 X2 X3 X4 X 100 तक के स्टूडेंट हैं मेरे पास। ठीक है। X1 का वेट कितना है, मान लेते हैं 70 केजी, 55 केजी, एंड सो ऑन। अब मुझे ये जो मेरे पास ये जो डेटा है, इस डेटा को मुझे क्या करना है, स्टैंडर्ड स्कोर में कन्वर्ट करना है। क्या करना है? एक स्टैंडर्ड स्कोर में कन्वर्ट करना है, या फिर नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन से मुझे उसे स्टैंडर्ड डिस्ट्रीब्यूशन में लेके जाना है। तो मैं क्या करूंगा, z इक्वल टू एक्स माइनस म्यू अपॉन सिग्मा। अब सपोज करते हैं मुझे देखना है कि 55 मतलब x2, मेरा जो सब्जेक्ट नंबर 2 है, उसका z वैल्यू क्या होगी। तो मैं उसकी z वैल्यू कैसे निकालूंगा? 55 म्यू कितना है, म्यू है मेरा 60 केजी, अपॉन सिग्मा कितना हो जाएगा, 20 केजी। तो 55 माइनस 60 कितना हो जाएगा? 55 माइनस 60 हो जाता है आपका -5 अपॉन 20, 1/4, 0.75 लिख सकता हूँ मैं इसको। ऐसे ही आप अपने सारे डेटा सेट को कन्वर्ट कर सकते हो अलग अलग जेड वैल्यूज में, अलग अलग जेड वैल्यूज में। अभी ये पूरी क्लास में मैं आपको यही चीजें करवाऊंगा। ये तो था आपका नॉर्मल कर्व। ये है आपका जेड डिस्ट्रीब्यूशन। जेड डिस्ट्रीब्यूशन में आपका डेटा हमेशा -1 टू -3 टू +3 में ही लाई करेगा। चाहो तो आप देख लो। देखो, जैसे कि म्यू कितना था हमारे पास, 60 केजी, और सिग्मा था हमारा 20 केजी। ठीक है। अब जेड वैल्यू निकालते हैं हम, किसके लिए जेड वैल्यू निकालते हैं हम? 50 केजी के लिए। और जेड वैल्यू निकालते हैं हम 80 केजी के लिए। ठीक है। जेड के लिए फॉर्मूला क्या है? एक्स माइनस म्यू अपॉन सिग्मा। एक्स क्या है? 50 माइनस 60 अपॉन 20। सॉल्व करो, कितना आ जाएगा? -10/20, कितना है? 0.5। मतलब अगर किसी का डेटा हमें देखना है कि वो 50 केजी पे है, तो वो 50 केजी हमें कैसे मिलेगा? 0.5, ये हो गया। और इससे ऊपर जाएंगे तो ये हो गया आपका स्कोर 50 केजी। ठीक है। जेड डिस्ट्रीब्यूशन में ऐसे देखा हमने। अब 80 केजी के लिए देखना है तो हम क्या करेंगे? 80 माइनस 60 अपॉन 20, कितना हो गया? 20/21। तो ये वाला डेटा क्या हो जाएगा यहाँ पे? जेड वैल्यू ये क्या है? 1। और ये स्कोर हो जाएगा आपका 80 केजी। तो आप ऐसे करके अपने नॉर्मल स्कोर को क्या कर सकते हो, स्टैंडर्ड स्कोर में कन्वर्ट कर सकते हो एरिया वाइज। आ रही है बात समझ में? समझ में आ गया सबको? अब हम देखते हैं कि जेड स्कोर के अंदर हम एरिया कैसे चेक करते हैं। अगर आपको एरिया चेक करना आ गया, इसका मतलब आपको स्टैटिस्टिक्स पूरी आ गई। तो ये आपका एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस पे आपका जेड स्कोर है माइनस की तरफ और प्लस की तरफ। आपका जेड स्कोर हमेशा क्या करता है? -3 टू +3 के बीच में लाई करता है। ठीक है। अब सपोज करते हैं कि मेरे को एरिया देखना है। ठीक है। तो अंडर द कर्व एरिया कितना होता है? आइदर 1 होता है या 100% होता है। अगर 1 होगा तो मैं लिख सकता हूँ 0.5 इधर है, 0.5 इधर है। ठीक है। अब ये 0.5 इधर है, मतलब 0 से लेके 3 तक इतने एरिया कितना है? 0.5 है। 0.5 है मतलब आधा आधा बढ़ गया। ठीक है। अब सपोज करो मुझे जेड वैल्यू
देखनी है, कितनी जेड वैल्यू देखनी है? 0.33। मतलब 0.33 कहाँ हो जाएगा, ये ज़ीरो इधर से आ गए, ये आ गई आपकी 0.33। अब यहाँ से यहाँ तक, यहाँ तो मुझे मिल जाएगी एक वैल्यू, बट यहाँ से यहाँ तक का एरिया भी तो चेक कर सकता हूँ मैं कितना है। तो 0.33 को आप कैसे चेक करोगे? ये देखो, एक z की वैल्यू आपकी कैसी है, ऐसे कॉलम में है, और एक z की वैल्यू आपकी रो में है। तो आपको पहले जीरो के बाद का पहला डिजिट हमेशा क्या करना है, कॉलम में चेक करना, और अगला डिजिट रो में चेक करना है। ये देखो, 0.33 चेक करना है मुझे। तो पहले दो डिजिट मुझे ऐसे चेक करने हैं, और जो लास्ट का डिजिट है मुझे ऐसे चेक करना है। तो पहले दो डिजिट को मैं लिख सकता हूँ 0.3, और ऐसे वाले डिजिट को मैं लिख सकता हूँ 0.03। 0.3 देखो यहाँ पे कहाँ आ रहा है, ये आ गया। और 0.03 कहाँ आ गया, ये आ गया। एरिया देखो कितना हो गया। मतलब अगर ये पॉइंट क्या है, 0.33 है, तो यहाँ से यहाँ तक का एरिया कितना हो गया, कितना हो गया? 0.1293। 0.1293। अब फटाफट से मुझे एरिया देख के बताओ 0.46 का। तो 0.4 को तो मैं देखूंगा ऐसे, और 0.06 को मैं देखूंगा ऐसे। 0.4 देखो ये आ गया यहाँ पे, और जीरो 0 पॉइंट, पॉइंट वन सेवन सेवन टू जी आ गया। 0.172। चलो अब फटाफट से एरिया देख के बताओ। 1.45। 1.4 को देखूंगा मैं ऐसे, और 0.05 को देखूंगा मैं ऐसे। 0.4265। 0.4265। अब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। एरिया देखना आ गया सबको? इसका फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है। अब बात करते हैं, एक यहाँ पे क्वेश्चन आपका नेट का है कि एक स्कोर आपका बताया गया है कि वो नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। ठीक है। उसके अंदर मीन कितना दिया हुआ है, उसका मीन दिया हुआ है हमारे पास 55, और स्टैंडर्ड डेविएशन दिया हुआ है 10। मतलब हमारे पास, मान लेते हैं 1000 बच्चे हैं, 1000 बच्चों का डेटा है, और उस डेटा का बताया गया है कि उसमें हमने जो टेस्ट लिया 100 में से, एवरेज बच्चे 55 नंबर लेके आए हैं विद स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ 10। मतलब 10 का वेरिएशन सबके स्कोर में है। हमसे पूछा गया है कि उस परसेंटेज को बताओ जहां पे आपका डेटा 58 से ज्यादा है। मतलब हमसे पूछ लिया है कि 58% से ज्यादा कितने बच्चों का डेटा है ना। हमें पूछा गया है कि परसेंटेज में बताओ कि 58 से ज्यादा स्कोर कितने बच्चों के हैं। तो यहाँ पे मुझे दो चीजें तो ये पता लग जाएंगी कि मीन कितना है मेरा। मीन है मेरा 55। अब मुझे 58 के आगे देखना है, तो ये मेरा स्कोर हो गया 58। अब मुझे इतना एरिया देखना है। आ रही बात समझ में? आ रही है, नहीं बात समझ में आ रही है कि 58% तो इसके आगे होगा। तो यस। इसके इसके लिए मैं क्या करता हूँ, मैं सबसे पहले इस पॉइंट को फाइंड कर लेता हूँ, ये पॉइंट है कितना। ठीक है। तो इस पॉइंट को फाइंड करने के लिए मैं इसको कन्वर्ट कर देता हूँ स्टैंडर्ड स्कोर में। स्टैंडर्ड स्कोर क्या है मेरा? z इक्वल टू एक्स माइनस म्यू अपॉन सिग्मा। म्यू कितना दिया हुआ है, म्यू दिया हुआ है मेरा 55, और सिग्मा दिया हुआ है कितना, 10। मुझे किसके लिए निकालना है? मुझे 58 के लिए निकालना है। तो 58 की वैल्यू डाल दो, -55/10। वैल्यू कितनी आ गई? 0.3। मतलब ये पॉइंट कितना है, 0.3। अब मुझे यहाँ से यहाँ तक का एरिया मिल जाएगा, और ये टोटल एरिया मुझे पता है कि ये 0.5 है। तो मैं पूरे एरिया में से इतना एरिया माइनस कर दूंगा, तो मुझे मोर देन 58 मिल जाएगा। तो 0.3 के लिए एरिया देखो कितना आएगा, 0.30 के लिए एरिया देखो कितना आ गया, 0.1179। 0.1179। यस। अब देखो, ये इतना एरिया कितना है, 0.5। मुझे 0.3 जेड स्कोर पे देखना है ये एरिया। ये एरिया कितना आया था हमारा टेबल में से, 0.1179। 0.1179। अब मैं क्या करता हूँ, टोटल बड़े एरिया में से 0.5 में से माइनस कर देता हूँ 0.1179। मुझे इतना पता लग जाएगा कि 58 मार्क्स से ज़्यादा कितने आए हैं। इसको माइनस करोगे कितना आएगा, इसको माइनस करो फटाफट, कितना आता है?
माइनस करो। 0.382। 382 1। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि 38.82% बच्चों के स्कोर 58 नंबर से ज्यादा आए हैं। आ रही है बात समझ में? यस सर। ठीक है। यस सर। अब हमसे पूछा गया है अपोजिट, हमसे पूछा गया है कि हमें बताना है कि हाउ मैनी परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट सिक्योर्ड मार्क्स लेस देन 50। तो लेस देन 50 के लिए मैं कर्व कैसे बनाऊंगा? ये मेरा नॉर्मल कर्व हो गया, ये मेरा मीन हो गया। मीन कितना दिया हुआ है? 55। अब मेरा स्कोर क्या देखना है कि 50 से कम किसका है, तो मीन से कम हो जाएगा, ये आपका 50 नंबर हो जाएगा। यस और नो? अगर यस सर। ये मेरा z इक्वल टू 0 है, यहाँ पे z इक्वल टू -3 है और z इक्वल टू +3 है, तो एरिया की डायरेक्शन क्या हो जाएगी? नेगेटिव की तरफ हो जाएगी। ये एरिया हो जाएगा। अब मुझे पता है, यस सर। अब मुझे ये पता है कि इतने एरिया की वैल्यू कितनी है? 0.5। अब मैं z पे इसकी वैल्यू फाइंड कर लेता हूँ, इतने एरिया की। तो टोटल 0.5 में से माइनस कर देता हूँ। तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले z वैल्यू निकालता हूँ यहाँ पे। z वैल्यू निकालने के लिए मैं क्या करूँगा? कितने के लिए निकालनी? 50। ये देखिए, 50 -55 अपॉन 10 कितना हो जाएगा? -5। -5/10। 0.5। -0.5। माइनस का मतलब क्या है कि मीन से नीचे -5। है। अब फटाफट से एरिया देखो, किसके लिए एरिया देखो? 0.50 के लिए कितना हो जाएगा? जीरो जीरो पॉइंट पॉइंट वन नाइन वन फाइव 0.1915 कितना आ गया? ये आ गया 0.1915। ये टोटल एरिया कितना है? 0.5। 0.5। और यहाँ से 50 स्कोर कितना है? 50 स्कोर है। अब इसमें से माइनस कर दो, 0.5 में से माइनस कर दो 0.195, कितना आएगा? 0.3085 सर। 0.3085, मतलब 30.85%। मतलब अगर आपसे पूछा गया है कि कितने बच्चों के मार्क्स 50 से कम आए हैं, उसकी परसेंटेज बताओ, तो 30.85% बच्चों के मार्क्स 50 से कम आए हैं। एक और क्वेश्चन कर ले। यस सर। यस अब सर। यहाँ पे मुझे बताया गया है कि मेरे पास 100 बच्चे हैं, एन कितना हो गया? 100 हो गया। और क्या बताया गया है यहाँ पे कि 100 बच्चों का हमने आईक्यू टेस्ट किया है, और आईक्यू में ये बताया गया है कि उनका मीन कितना आया है? 62। और स्टैंडर्ड डेविएशन कितना आया है? 12। तो हमसे पूछा गया है कि हमें बताओ कि 54 और 74 के आईक्यू के बीच में मैं एक बच्चा सेलेक्ट करता हूं, तो उसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी? मतलब मैं 54 आईक्यू और 74 आईक्यू के बीच में से एक बच्चा सेलेक्ट करना चाहता हूं। तो मैंने यहाँ पे फिक्स कर दिया कि 54 और 74 के बीच में से अगर मेरा एक बच्चा आएगा तो उसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी मेरे पास। तो मैंने क्या किया, 54 के लिए क्या किया मैंने, पहले z वैल्यू निकाल ली, और यहाँ पे वैल्यू निकाल ली मैंने किसके लिए? 74 के लिए। आ रही है बात समझ में? आ रही है बात समझ में? यस। यस सर। यस सर। यस सर। उसके बाद क्या करेंगे हम? उसके बाद हम कुछ नहीं करेंगे, ये देखो, ये नॉर्मल कर्व है। ठीक है, मीन कितना बताया हुआ है हमें? मीन बताया गया है 62। हमें कौन सी वैल्यू निकालनी है? 54 मीन से नीचे होगी और 74 मीन से ऊपर होगी। ठीक है, यस सर। यहाँ पे मैं z की वैल्यू निकाल लेता हूँ और यहाँ पे z की वैल्यू निकाल लेता हूँ। निकाल सकते हो या नहीं निकाल सकता हूँ? यहाँ पे वैल्यू कितनी आई? -0.67, और यहाँ पे वैल्यू कितनी आई? 1। अगर मैं इतना एरिया निकाल के जोड़ दूं तो मुझे पता लग जाएगा कितनी परसेंट वैल्यू है। यस और नो? यस सर। यस सर। तो फटाफट से 0.67 और 1 के लिए एरिया देखते हैं। ये देखो,
ये कितना है? 0 पॉइंट कितना था? 67 सिक्स सेवन। और 1। 0.67 कैसे देखेंगे? 0.6 को कॉलम में और 0.07 को रो में। चेक करो कितना आया। 0.2486। 0.2486। 2486। 0.2486। 0.2486। ये एरिया हो गया इतना। अब 1 तक का एरिया देखो, 1.00 का। 0.2413। ये आएगा ना यहाँ पे। जीरो जीरो पॉइंट थ्री फोर थ्री वन फोर वन थ्री सर, 3413। 0.3413। अब इसको जोड़ दो, कितना आएगा? 2486 को जोड़ो 0.3413 को। 5899। 0.5899। अब देखो कितना आया यहाँ का जोड़ के। 0.5899। तो 58.99% चांस है कि अगर मैं रैंडमली एक भी बच्चे को सेलेक्ट करूंगा तो 58.99% चांस है कि वो 74 से 54 के बीच में होगा। ऐसे ही आप 40 से 58 के बीच में निकाल सकते हैं, 64 से 76 के बीच में निकाल सकते हैं। ठीक है। आप चाहो तो इसके स्क्रीनशॉट ले लो और एरिया को आइडेंटिफाई करना। अच्छा, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हम z डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो करते हैं। तो z के लिए हम क्या करते हैं? स्टैंडर्ड स्कोर को कैसे लिखते हैं? x माइनस म्यू अपॉन सिग्मा। ठीक है। इसकी इसकी प्रॉपर्टीज क्या क्या थी? म्यू हमेशा 0 होगा, सिग्मा हमेशा 1 होगा, -3 टू +3 के बीच में होगा, प्लस ये यूनिटलेस होगा, यहाँ पे कोई यूनिट नहीं होगी। ऐसे ही आपका टी स्कोर भी होता है और हल स्केल भी होता है और स्टैंडर्ड स्केल भी होता है। जब आप नेट का एग्जाम देंगे या फिर आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए कोई भी एग्जाम देंगे तो वहाँ पे आपसे डायरेक्ट फॉर्मूले पूछे जाते हैं कि टी स्कोर का फॉर्मूला बताइए या फिर टी डिस्ट्रीब्यूशन का फॉर्मूला बताइए। तो टी डिस्ट्रीब्यूशन का फॉर्मूला क्या है? 50 प्लस में 10 × z, या फिर 50 प्लस में 10 × x - μ/σ। फॉर्मूले को ऐसे करके लिख देते हैं। हल स्केल में कैसे लिखते हैं? 5 प्लस में 2 × z, या फिर 5 प्लस में 2 × x - μ/σ। ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसका एक और एग्जांपल मैं आपको करके बताता हूँ। जैसे कि जैसे कि आपके पास रेसलर हैं। ठीक है, आपके पास कितने रेसलर्स हैं? 50 रेसलर्स हैं आपके पास। 50 रेसलर्स का मेरे पास क्या है? 1 रेपिटेटिव मैक्सिमम। ठीक है। मीन कितना है? मीन है उनका 120 kg, और स्टैंडर्ड एविएशन है 5 kg। ठीक है। अब मेरे पास 50 रेसलर हैं। अब 50 रेसलर्स का मुझे क्या करना है? उसको टी स्कोर पे देखना है कि उनका टी वैल्यू कितना है कितना नहीं है। तो मैंने क्या किया, रैंडमली 3 रेसलर्स को सेलेक्ट किया और उनको टी वैल्यू पे देखते हैं, टी डिस्ट्रीब्यूशन पे देखते हैं कैसे। तो एक रेसलर मैंने सेलेक्ट किया, उसका वेट कितना है? उसका वेट सॉरी, उसका 1 RM कितना है? 1 RM है उसका 140 kg। और एक को मैंने सेलेक्ट किया, उसका RM है 70 kg। अब उसको मैं टी स्केल पे देखना चाहता हूँ, तो उसके लिए मुझे क्या करना है? सबसे पहले तो जेड वैल्यू कैलकुलेट करनी है। 50 प्लस में 10, 140 माइनस मीन कितना है? 20 kg, 120 kg अपॉन 5। और ये क्या हो जाएगा आपका? 50 प्लस में 70 माइनस 120 अपॉन 5 इंटू 10। इसको सॉल्व करो, कितना होएगा? कितना हो गया ये? दो स्टार का। सर 70 माइनस 120 होगा ना सर? हाँ, 70 सिक्स में। सर ये। ये अलग है, ये अलग है। अच्छा 40। ठीक है, ये आ ठीक गया है सर। आपका 90, और ये आ गया आपका कितना? 150 आएगा शायद। 150 कैसे आ जाएगा बेटा? 100, हाँ, वन 150 नाइन्टी आएगा सर। 190 सॉरी 150 190। 140 प्लस 50 हो जाएगा तो 190 हो जाएगा।
हाँ 140 प्लस 190 आएगा। ठीक है। इधर क्या हो जाएगा, इधर -50 को अपॉन 5 इंटू 10, 50। यहाँ कितना हो गया। 100 होगा सर, प्लस माइनस -50 बच जाएगा सर। 150 हाँ हो जाएगा। -50 हो गया। हाँ अब सर। देखो, -50 होगा सर। अब देखो, अब मैं क्या करता हूँ, एक ग्राफ बनाता हूँ। यहाँ पे क्या है, मीन कितना है 120 kg, और स्टैंडर्ड डेविएशन है 5 kg। अब ये मेरा ग्राफ में ये हो गया एक्स एक्सिस 50 kg का। ठीक है। अब अगर किसी रेसलर का वेट कितना, 1 RM कितना है, 1 RM है उसका 140 kg, तो वो 50 से कितना ऊपर जाएगा, यहाँ पे 190 पे। और अगर उसका 1 RM कितना है 70 kg, तो वो नेगेटिव कितना चला जाएगा, -50। तो देखो आपको एक स्टैंडर्ड कंपैरिजन मिल गया कि वो 50 से 190 की तरफ चला गया और ये नेगेटिव की तरफ चला गया। तो आपको एक डिस्ट्रीब्यूशन मिल गया 50 के अराउंड में। यस और नो। यस सर। हल स्केल में आपको 5 के अराउंड का डिस्ट्रीब्यूशन मिलता है, यहाँ पे 50 के अराउंड का डिस्ट्रीब्यूशन मिलता है, और यहाँ पे स्टैंडर्ड डिस्ट्रीब्यूशन मिलता है। तो एग्जाम में कई बार ऐसी ऐसी चीज़ें आपसे घुमा फिरा के चीज़ें पूछी जा सकती हैं, क्योंकि हमारे टाइम में हल स्केल, जेड स्केल, टी स्केल, स्टैनन स्केल, 7 सिग्मा स्केल, बहुत सारे स्केल्स होते थे, एग्जाम में पूछे जाते थे, और आजकल के एग्जाम में ये पूछा जा सकता है। ठीक है, बात करते हैं अब आपके डाउट्स पे।